माननीय सदस्यगण, बीते दशकों में हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दो बड़ी चुनौतियां देखी है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे। दूसरा, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारें अपनी अपनी सुविधा से काम करती थी। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होता था, समय भी अधिक लगता था और सामान्य जन को भी असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज ने भी उत्साह दिखाए है। इससे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा। मेरी सरकार भारत को विश्व का सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पिछले वर्ष देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी कमी आई है। मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार ने आने के बाद भारत के गरीबी के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11,000 घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े। हर रोज 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया गया। बीते 8-9 वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। सिर्फ 2 साल के भीतर भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी दी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 के बीच देश में जहां 145 मेडिकल कॉलेज खुले थे, वही मेरी सरकार ने 2014 में 2022 तक 14 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दुगुनी हो चुकी है। 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभग 725 विश्वविद्यालय थे, वही बीते केवल 8 वर्षों में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने। इसी दौरान देश में 5,000 से अधिक कॉलेज भी खोले गए हैं। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। अब तो देश की 99% से अधिक बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक सहित अनेक संस्थाओं की स्टडी के अनुसार ग्रामीण सड़कों से गांव में रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा। नेशनल हाईवे नेटवर्क में पिछले 8 वर्षों के दौरान 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जल्द ही
जल्द ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 से ज्यादा जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर्स की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इसी तरह देश के एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी वो अब बढ़कर 147 हो गई। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्रों भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों को भी रेलवे से जोड़ा जा रहा है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी टेक्निक कोबोज का भी हम तेजी से विस्तार कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। मेरी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर बल दे रही है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सोलर एनर्जी क्षमता को करीब 20 गुना बढ़ाया है। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। देश के बिजली उत्पादन की 40% क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल्स में पैदा करने का लक्ष्य देश में 9 वर्षों पहले ही हासिल कर लिया है। ये सफलता वर्ष 2070 तक नेट जीरो के हमारे संकल्प को सशक्त करने वाली है। देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर भी तेजी से काम चल रही है। सरकार ने हाल में मिशन हाइड्रोजन को भी स्वीकृति दी है। ये ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में लाखों करोड़ रुपए की निवेश को आकर्षित करने वाले हैं। इससे फलस्वरूप ग्रीन एनर्जी को लेकर भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी विदेशों में हमारी निर्भरता कम होगी। देश के शहरों में प्रदूषण कम करना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। फेम योजना के तहत राजधानी दिल्ली सहित देश के अनेक शहरों में केंद्र सरकार द्वारा 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जोड़ी जा रही है। बीते 8 वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है। इसी प्रकार देश भर में 100 से ज्यादा नए वाटरवे भी विकसित किए जा रहे हैं। नए वाटरवे से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कायाकल्प करने में मदद करेगी। माननीय सदस्यगण,
आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रही है। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रही है। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है, उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है, उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही
आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी।